RSEERT के प्रभाग या विभाग एक ही बात है और अंग्रेजी में कहते हैं डिपार्टमेंट। इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? पहले इसके 9 विभाग थे, वर्तमान में कितने हैं? 6। मार्केट में अभी भी बहुत सारी किताबें चल रही हैं जिसमें 9 लिखा रखे। 2018 में जब पुनर्गठन हुआ था तभी बदल रहे थे, इसके 6 बन गए थे। लेकिन अब ये बारीकियां जिसको पता है उसी को तो पता है इन चीजों का। लिखो अपने इसके अंदर सबसे पहले प्रारंभ में इसके 9 विभाग थे। प्रारंभ में इसके 9 विभाग थे, लेकिन वर्तमान में 6 विभाग हैं। 9 को किसमें कन्वर्ट कर दिया? 6 में। शुरू में 9 क्यों बनाने पड़ी? मजबूरी थी। 8 दुकानें अलग-अलग लाए थे। उनको ये कैसे कर दें? समय लगता है उन चीजों में। तो यहाँ देखिए, अब हम देखते हैं इनके विभागों को और याद करने की दृष्टि से विभागों को 2 भागों में बांट लेते हैं। एक को तो कहते हैं अकादमिक विभाग। कौन से विभाग? अकादमिक विभाग या प्रभाग। और एक होता है प्रशासनिक प्रभाग। तो इसमें है 4, इसमें है 2 टुकड़ों में बांट दिया, थोड़ा सा याद हो जाएगी। पहला देखिए इसका नंबर 1 पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षण सामग्री व मूल्यांकन विभाग या प्रभाग। ये नाम है। यानी चैनल है, पहले पाठ्यचर्या बनाएगा, फिर पाठ्यक्रम बनाएगा, फिर किताब बनाएगा और किताब को पढ़ाने की सामग्री बनाएगा, फिर बच्चे का क्या करना है? मूल्यांकन, क्या आता है और क्या नहीं आता है। पूरा एक विभाग बना दिया। पहले अलग अलग होते, सारा काम एक को दिया जाता है। दूसरा विभाग देखिए शैक्षिक अनुसंधान, रिसर्च का काम देखिए। एजुकेशनल रिसर्च, सर्वेक्षण, आकलन व शिक्षा नीति। परिप्रेक्ष्य विभाग, पर्सपेक्टिव। परिप्रेक्ष्य को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पर्सपेक्टिव प्रभाग। नाम से पता लगा है ये रिसर्च करवाता है, सर्वे करवाता है, आकलन करवाता है और शिक्षा नीति को लागू करें। अपने आप देखिए, सबसे पता इसका पता लगा है पाठ्यक्रम बनाता है, पाठ्यक्रम बनाता है, पाठ्यपुस्तक बनाता है, शिक्षा सामग्री और मूल्यांकन की विधियां तय करता है। तो ये हो गए यहाँ पर देखिए। तीसरा विभाग यहाँ आता है प्रशासनिक। टी क्या है? शिक्षक शिक्षा, टीचर एजुकेशन। तो देखिए ये इसी का नाम है इस विभाग का, शिक्षक शिक्षा प्रभाग यानी टी। उसके बाद देखिए चौथे नंबर पर आते हैं ये विभाग है। यहाँ टी का उल्टा करते हैं तो क्या बनता है? ईटी बनता है। ईटी क्या है? तो यहाँ देखिए शैक्षिक तकनीकी। उसके बाद देखिए पांचवा और चौथा और फिर देखिए हम पांचवें नंबर पर आता है इसके अंदर सर्वांगीण विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास एवं सामाजिक न्याय प्रभाग। ये 4 तो इधर हो गए। लास्ट छठा आता है देखिए योजना प्रबंधन प्रशासन, योजना प्रबंधन प्रशासन एवं वित्त विभाग। वित्तीय कार्य यही देखता है, पूरा कैलेंडर भी यही बनाएगा। प्रबंधन प्रशासन का काम भी यही देखता है, चाहे हॉस्टल को चलाना हो, चाहे कंप्यूटर लैब चलानी हो, चाहे पुस्तकालय चलाना हो और डिपार्टमेंट से कौन से काम कराने हैं, सारा प्रबंधन का काम यही देखता है। पैसे भी यही देता है वित्त विभाग। इस तरह से 4 और 2 कितने हो गए? 6 हो गए। एक में आपको जरूर पता नहीं चला होगा इसमें कि सर्वांगीण विकास एवं सामाजिक न्याय में क्या करते हैं, बाकी तो नाम से पता चल जाता है, थोड़ा सा आइडिया तो हो ही जाता है इनमें क्या काम हो रहा है। बताइए इनके नाम से एक को पढ़ेंगे, एक विभाग और देखेंगे उनमें क्या क्या काम होता है। पर्सपेक्टिव संदर्भ में, हाँ पर्सपेक्टिव होता है इसमें इस शिक्षा नीति के संदर्भ में क्या क्या काम करेगा ये विभाग, उसको लागू करने के लिए। लिख लिया सबने? हेडिंग डालो विभाग नंबर 1। पहले विभाग का नाम लिखो इसका। आपने एक नाम नहीं लिखा, चलो लिखिए। मैंने देखा नाम ही नहीं लिखे, मैंने धीरे से कह रहा हूं लिखो। ठीक लिखिए ये नाम। अब चलो अब समझिए इसके अंदर होता क्या है, फिर बाकी बात बाद में करते हैं। सबसे पहले तो देखिए इसमें ये क्या काम करता है? पाठ्यचर्या। और पाठ्यचर्या को हम कहते हैं करिकुलम। क्या कहते हैं इसमें? करिकुलम। याद रखना। और करिकुलम बनाए जाते हैं 2 लेवल पर। एक होता है नेशनल लेवल पर। नेशनल लेवल पर कहा जाता है एनसीएफ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, और ये जिम्मेदारी है एनसीईआरटी की। ठीक। स्टेट लेवल पर हम कहते हैं एससीएफ, स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क। प्रत्येक स्टेट अपने अपने स्टेट का करिकुलम बनाता है और ये बनाती है एससीईआरटी। ये 2 बार आ चुका है सवाल। आरटीई के अनुसार पाठ्यचर्या का शैक्षिक प्राधिकारी किसे घोषित किया गया है? स्टेट में तो ये है नेशनल। 2 बार दोनों तरह से पूछा। नेशनल लेवल पर कौन है और स्टेट लेवल पर कौन है, ये बनाते हैं एनसीईआरटी और एससीईआरटी। और हमारी पाठ्यचर्या को कहते हैं एनसीएफ और एससीएफ। लेकिन सबसे पहले नेशनल लेवल का तैयार होगा। स्टेटों को एक ही अधिकार है जो नेशनल लेवल का देखिए जो पाठ्यचर्या बनाई गई है उसमें 20% बदलाव कर सकते हो आप। 80% जो अपनाना पड़ेगा आपको। आप अपने स्टेट के तत्वों को जोड़ सकते हैं 20%, इससे ज्यादा बदलाव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसीलिए तो देश में एकरूपता रहेगी। नहीं तो हरियाणा का पाठ्यक्रम अलग चलेगा, राजस्थान का अलग चलेगा, पंजाब का अलग। और जब बच्चा एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाता है तो बड़ा कंफ्यूज होता है बच्चा, सही से पढ़ नहीं पाता है। इसलिए पूरे देश में शिक्षा की दृष्टि से एक सूत्र में बांधने के लिए जरूरी था ये सब। हमारी देखिए स्टेट ने एससीएफ 2022 में बना के दिया था हम लोगों ने तैयार करके। इसको एनसीईआरटी ने अभी तक पाठ्यचर्या जारी नहीं की है, क्योंकि जब शिक्षा नीति बनती है तब नई पाठ्यचर्या आती है उस शिक्षा नीति को लागू करने के लिए। शिक्षा नीति तो बीच में बन गई, एक पाठ्यचर्या आ चुकी है हमारी, क्योंकि शिक्षा नीति का सूत्र क्या था? 5+3+3+5 साल की पाठ्यचर्या आ चुकी है। अक्टूबर 2022 में जारी हो गई थी। कब जारी हो गई थी? अक्टूबर 2022 में। और जैसे ये पाठ्यचर्या जारी हुई तो इसका एनसीईआरटी भी बन गया। और ये एनसीईआरटी बना है फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए। फाउंडेशन वाले बच्चे होते कौन से हैं? 8 साल की उम्र तक के बच्चे फाउंडेशन में आते हैं, 3 से 8 साल के। अब आप देखिए ये जो हमारे फाउंडेशन में बच्चे इनका जो प्रोग्राम चल रहा है उसको कहा जा रहा है ईसीसीई, और इनकी पाठ्यचर्या का नाम बन गया है। 2 टुकड़ों में याद करना, एनसीईआरटी और ईसीसीई, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, यानी प्रारंभिक अवस्था में बच्चे की देखभाल और उसकी शिक्षा। उसके लिए देखिए जो पाठ्यचर्या बनाई, पहले अपनी 3 किताब चलती थी, आंगनवाड़ी पढ़ाई जाती, तरंग, उमंग और किलकारी।
अब नई पाठ्यचर्या दे दी। अब देखिए इसके लिए देखिए ट्रेनिंग भी दे दी गवर्नमेंट द्वारा अधिकारियों को। ये नई पाठ्यचर्या आएगी, इसमें ये चीजें आएंगी और आपको अब देखिए इनको पढ़वाना है किसके माध्यम से, बाल वाटिकाओं में। इंग्लिश मीडियम स्कूल में खोली जा रही है बाल वाटिकाएं और नर्सरी स्कूलों में, और एक होगा आंगनबाड़ी, और आंगनबाड़ियों को कहा जाएगा पूर्व प्राथमिक क्या कहेंगे पाठशाला। इनमें देखिए इस पाठ्यचर्या को पढ़ाया जाएगा। अब किताबें बन रही है, इस तरह क्या बन रही है, किताबें बन रही है। और कौन से आधार होगा, NCFECCE, ये तो है देखिए हमारे पूर्व प्राथमिक स्कूलों की पाठ्यचर्या बन चुकी है 2022। अब बच्चे इसके बाद ये वाली पाठ्यचर्या तीसरी से लेकर 12वीं तक की पाठ्यचर्या। अब ये पाठ्यचर्या देखिए जल्दी घोषित होने वाली है। नेट के ऊपर इन्होंने ड्राफ्ट बनाकर तो डाल दिया। शिक्षाविद उस ड्राफ्ट को देखें, उनको लगता है इसमें ये कमियां हैं तो वो मेल करें उसके अंदर कि यहाँ इस पाठ्यचर्या में ये कमी है, या जब वो भारत सरकार से मिला करें उसमें जाए और अपना प्रतिवेदन दें, उसमें इसमें ये सुधार अपेक्षित है। उसके बाद वो फाइनल जारी कर देंगे NCF 2023। शिक्षा नीति में तो कहा था 22 तक जारी हो जानी चाहिए, लेकिन काम डिले हो गया, नहीं हो पाएगी। अब आ जाएगा और जैसे ही नया आएगा ये NCF 2023 और आते ही हमारी देखिए पाठ्यचर्या जारी हो गई। NCF क्या है पाठ्यचर्या, फिर हमें सिलेबस तय करना पड़ेगा और सिलेबस जब हम बनाते हैं हर चीज का सिलेबस होता है, सिलेबस आती है। ऐसे ही कोर्स की किताबें होती हैं, वो सिलेबस नहीं होती, सिलेबस अलग से जारी होता है। फिर उस सिलेबस के अकॉर्डिंग किताबें लिखी जाती है, फिर किताबें लिखी जाएंगी। फिर उस किताब को पढ़ाने के लिए क्या तैयार होगी, शिक्षण सामग्री तैयार होगी। फिर उस देखिए विषय वस्तु का मूल्यांकन करने के लिए मूल्यांकन की विधा तय की जाएगी कि टेस्ट लेना है, त्रैमासिक लेनी है, अर्धवार्षिक लेनी है, CC लेना है, या प्रोजेक्ट बनवाने हैं, या मौखिक परीक्षाएं लेनी है, वो बाद में तय होगी। ये एक चैनल होता है पूरा का पूरा। देखो तो पहली बात ये आती है RSCRT पाठ्यचर्या बनाती है पूर्व प्राथमिक से लेकर 12वीं तक का। कहां से कहां तक बनाती है, पूर्व प्राथमिक से लेकर 12वीं तक की पाठ्यचर्या पहले बनाती थी 1 से लेकर 8, लेकिन 2018 के अंदर इसको अधिकार दे दिया और ये पाठ्यचर्या बनाएगी पूरी स्कूल एजुकेशन की। आया कुछ समझ में, चलो आ गया है। तो लिखिए पहला हेडिंग क्या थी हमारी, पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षण सामग्री और मूल्यांकन। पहला बिंदु लिखो, प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 12वीं तक की, प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 12वीं तक की पाठ्यचर्या यानी करिकुलम, कोमा सिलेबस, पाठ्यक्रम, सिलेबस को हिंदी में क्या कहते हैं, पाठ्यक्रम, कोमा टेक्स्ट बुक यानी पाठ्यपुस्तक, कोमा टीचिंग मटेरियल, शिक्षण सामग्री आदि तैयार करना। जैसे कौन सा जारी हो गया, NCFECCE 2022। करना नहीं है, नाम को देख के टुकड़ों में पढ़ना है। इसका नाम कभी लिखवाया है, नहीं लिखवाया, पूरा लिखवा देता हूं ना, इसको लिख लो, इसका पूरा नाम याद रह जाएगा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। हिंदी में क्या होगा, प्रारंभिक बाल्य अवस्था देखभाल एवं शिक्षा। हिंदी में भी हम नाम लिख सकते हैं, आने वाले समय में आपको काफी सुनने को मिलेगा ये नाम। हाँ जी, हिंदी में लिख देता हूं, प्रारंभिक बाल्य अवस्था देखभाल एवं शिक्षा। आंगनबाड़ी में ये तो होता है, उस बच्चे की देखभाल भी होती है, उसको क्या दी जाती है, शिक्षा। और ये जो देखिए ये जो नई कार्यक्रम चला है अपने यहाँ पर, ये होता है 0 से 8 वर्ष तक के बच्चे के लिए। अब 0 से क्या मतलब, वैसे तो देखिए हम कहते हैं 3 से 8, लेकिन पहली बार जब मैं सोचता था छोटे बच्चों को कहाँ पढ़ाने की जरूरत है, मेरी बता रहा हूँ। पहली बार देखिए स्टेट गवर्नमेंट ने बुलाया ट्रेनिंग के लिए, उसमें बहुत सारे देखिए साइंटिस्ट थे, मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने ट्रेनिंग दी और पहली बार आंखें खुली मेरी। वास्तव में बच्चों पे बहुत ज्यादा जोर देना चाहिए। क्या था इसके अंदर, देखिए जब पहली बार जब ट्रेनिंग ली उसके अंदर देखिए जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई। बच्चे का देखिए 6 वर्ष तक लगभग 85% मस्तिष्क डेवलप हो जाता है, उसके बाद कुछ नहीं कर सकते आप। जब मस्तिष्क का निर्माण हो रहा है तो उसमें एक सिस्टम डाल दो, तो वो सिस्टमेटिक देखिए डेवलप होगा मस्तिष्क, उसमें तर्क शक्तियां आ गई, जोड़ने तोड़ने की शक्ति आ जाती है, तो बॉन्ड बनाना शुरू कर देता मस्तिष्क। उसी चीज को मनोवैज्ञानिकों ने ऐसे बताया, जो देखिए साइंटिस्ट थे उन्होंने पूरे मस्तिष्क की संरचना बनाकर एक एक बिंदु वहां देखिए, और ये ट्रेनिंग हमारी चली 6 दिन तक एक ही चीज को सिखाना। ऐसे ठूस ठूस के बता दिया कि उस मस्तिष्क में कैसे जोड़ बनते हैं, बच्चा किस तरह से तर्क शक्ति डेवलप करता है, बोलना चलना, चीजों को वर्गीकृत करना, एक व्यवस्थित मस्तिष्क का निर्माण कैसे किया जाता है। तब उन्होंने कहा कि इस एज में बच्चे के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है, हम खुला छोड़ देते हैं उस बच्चे को, और हम 6 साल के बच्चे को स्कूल में एडमिशन देते हैं। इससे पहले 3 से 6 के बीच में जो मस्तिष्क की गति से निर्माण होता है वहां हम उस बच्चे को फोकस नहीं करते। तब लोगों ने कहा उस बच्चे को बहुत बड़ा देखिए हमें काम करना है, और पूरे देश के अंदर शिक्षा नीति का पहला अध्याय का नाम ये रखा गया है ECCE। आप देखिए पूरी एजुकेशन का बेसिक ये फाउंडेशन देखिए, अगर यहाँ बच्चे को नहीं संभाला। और आज देखिए इसके लिए उन्होंने एग्जांपल दिया महाभारत में अभिमन्यु का। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह कहां से किया था देखना, जब बच्चा गर्भ में बच्चे के मस्तिष्क का निर्माण हो जाता है, ये तो 3 साल का बच्चा है, इसलिए 0 से मैंने 8 साल लिखा है। और जिसने 0 से 8 साल तक बच्चे का निर्माण कर दिया वो बच्चा कहीं से कहीं पहुंच जाता है, और जहां निर्माण नहीं होता मस्तिष्क का वो बच्चा देखिए नहीं सीख पाता। आज के दिन छोटे छोटे बच्चे तर्क करने लग जाते हैं, पहले बड़े बड़े क्या करते थे, और जो पुराने व्यक्ति क्या बच्चा बोलता ही जाता है, चुप ही नहीं होता है, क्योंकि उसके मस्तिष्क का निर्माण हो चुका है। और पहले वाले बेचारे 6 साल के तो देखिए स्कूल जाना सीखा करते थे, कहां से मस्तिष्क का निर्माण होगा उनका। छठी में तो अंग्रेजी सीखते थे, 8वीं तक इंग्लिश आती थी उनको, ये हालत थे। इसलिए ये बहुत ही जरूरी उन्होंने बताया। लेकिन सबसे ज्यादा देखिए मैं देखता हूं जो छोटा बच्चा होता है उनकी देखिए रसायन, माता पिता तो किसी ना किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं जिस समय बच्चे का निर्माण करना होता है, और वो बच्चा सबसे ज्यादा पीड़ित और कुंठित पैदा होता है। फिर फ्रस्ट्रेशन में होते हैं, बेरोजगारी का युग होता है, करे क्या उस अवस्था में। उस बच्चे का मस्तिष्क का निर्माण तो बहुत दूर की बात है, उसकी तो केयर नहीं होती। शिक्षा तो काफी बात की बात होती है, नानी के छोड़ दिया, बुआ के छोड़ दिया, कहीं और छोड़ देते, जिस समय बच्चे को अपने पास रखना होता है। इसलिए देखिए 6 दिन ट्रेनिंग में यही बातें बताई थी उन्होंने, और पहली बार मेरा भी मस्तिष्क खुला कि जिस बच्चे पर हम कभी फोकस नहीं करते थे, वास्तव में अवस्था तो यही है बच्चे के निर्माण करने की। और उन्होंने मास्टर ट्रेनर बना के भेजा स्टेट लेवल पे, अब अपने स्टेट पे जाकर ट्रेनिंग दो और बताओ लोगों को, और फिर जाकर ये काम होगा। शिक्षा नीति यूं थोड़ी है कि आजकल कई कहते हैं छोटे बच्चे स्कूल भेज दिया, कौन कहता है स्कूल भेजो, लेकिन घर पर व्यवस्था कर दो ना उस बच्चे की, बहुत सारे किट आते हैं इस तरह के, घंटों उनके साथ उन बच्चों से कराइए, बहुत सारे बच्चे मंदबुद्धि रह जाते हैं, मस्तिष्क का सही निर्माण नहीं हो पाता। हाथ और पैरों का देखिए मस्तिष्क संतुलन नहीं होता, बच्चे चित्रों को इनको देखता है लेकिन हाथ पैर नहीं हिला पाता है, ये वही पता लग जाता है उस बच्चे का मस्तिष्क बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बहुत सारी चीजें बताई थी, बहुत सारी बीमारियां बताई थी। कहते हैं ना डॉक्टर इंजीनियर बचपन से बनते हैं वो बच्चे, उस पूरी के लाल भी होते हैं, उनको दूसरे परिवेश मिल जाता है, वो बात ही अलग है। लेकिन सभी बच्चों को अच्छे बनाएं तो जरूरी है उनके लिए, सभी के लिए शिक्षा भी अच्छी हो। सरकार ने कार्यक्रम चलाया इसके लिए, विद्या प्रवेश प्रोग्राम। जब स्कूल में बच्चा है 3 से या 12 सप्ताह तक, उस बच्चे के लिए उसके शिक्षक को तैयार करो जिसके पास पहली बार, उसके माता पिता को तैयार करो, उस स्कूल को देखकर लोग उस बच्चे के लिए जो पहली बार आगमन हो रहा है, उसकी फैमिली को तैयार करो कि पहली बार बच्चा देखिए शिक्षा के लिए जा रहा है, औपचारिक शिक्षा में, तब जाकर बच्चे तैयार होते हैं सिस्टमेटिक। लोग ज्यादा समय देते हैं बच्चों को, लोग कहते हैं अरे बच्चों की किसी को लगा सारी दिन, ये जरूरी है लगा रहना। जैसा फल बोगे वैसे ही तो देना, जैसा पेड़ बोगे वैसे ही फल देगा। बाद में कहते हैं बच्चे ये नहीं किया, बच्चे ये नहीं किया, अरे आपने इसके लिए कितना समय दिया था अपने जीवन का, उस समय तो हम धक्के खा रहे थे किस चीज के, अपनी बेरोजगारी के। इसलिए आज के युवाओं में बड़ा चलन आया है, जब तक सेटल नहीं हो जाते वो लोग बच्चे नहीं करते हैं, क्योंकि वो लोग पढ़ते हैं। अच्छे लोगों को देखिए आप, बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, वो अडॉप्ट करते हैं दूसरे बच्चों को आजकल, लेकिन जहाँ शिक्षा नहीं है वहाँ देखिए 18 साल की बच्चे की शादी कर देते हैं, बच्चों की लगान लग जाती है। क्योंकि जनगणना में जमाने जब सीटें आती है, एक सीट में 10 बच्चे आते हैं, कम पड़ जाती है सीटें, मैं उन सीटों में नाम नहीं लूंगा। दूसरी सीट को हमारे साथ आज 10 साल इसके साथ तीसरी सीट लगानी पड़ती है, और ये होते थे जनगणना, एक और आ गया इसका नाम कहा लिखा,
तो ये सिर्फ बड़ा है तो सीक्वेंस बना देते। क्योंकि मैं सेंटर में ऑफिसर था, रोज मार्क्स लिखते आते, सारी सीटें खराब होगी, क्या करें? मैंने कहा उनको डराते धमकाते, तो सीटें खराब करने काम से, और साथ दोस्त हमारा नहीं है। वो कहते 4 बच्चे एक और आ गया, और वो ये कहते ये तो इस लास्ट में लिखा है, इससे बड़ा है। अब बताओ कहां पे बेचारा टीचर ना लिखे, पूरी सीट खराब हो, हमारी सीट कितनी आती है वो, दोस्त किसका है? एक अधिकारी उनको तो कह नहीं सकता, डांट बेचारे किस पे पड़ती है, बल्कि तो लिखा कच्चे लिखा तो ऐसे किया तो सब सीटें खराब कर दो। ये मैं आपको बात बता रहा हूं कि देखिए इसके ऊपर फोकस करना है, और आपसे अच्छा मंच हो नहीं सकता था युवाओं का, क्योंकि आप हर फैमिली से जुड़े हुए हैं और इस चीज पे फोकस करेंगे। इसलिए मैंने इसके ऊपर ज्यादा जोर दिया, क्योंकि मेरी 6 दिन की ट्रेनिंग कहीं तो सार्थक हो, उस चीज को मैं पहुंचाऊं आप लोगों के माध्यम से। लिखा आपने एक लाइन, दूसरी लाइन और लिखिए, ये तो लिखिए ना, 5 से लेकर आप हिंदी में लिखिए, लिखो इसके बाद गुणात्मक शिक्षा। दूसरा काम होता है यहाँ पर गुणात्मक शिक्षा, गुणात्मक शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन, क्यूई। गुणात्मक शिक्षा के लिए नए नए प्रोजेक्ट चलाने पड़ेंगे। उन प्रोजेक्ट को तैयार कौन करेगा? ये पिछले साल प्रोजेक्ट चलाया, कोरोना काल में जो बच्चे वंचित रह गए थे, आरकेएसएमवी के, इतना बड़ा नाम आरकेएसएमवी के हिंदी में नाम था राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, जिसका ऐप भी बना दिया आजकल। अब टीचर को भी जांचने की जरूरत नहीं है, ऐप से स्कैन करो, अपने आप उसके अंक आएंगे और सारा डॉक्यूमेंट फिल हो जाएगा, रिजल्ट तैयार। इस तरह की चीजें देखिए नवाचार आ रहे हैं। तो गुणात्मक शिक्षा के लिए एक पद्धति चल रही है सीसी, एक योजना चल रही है एसआईक्यूबी, एक रूम बनाए गए हैं एबीएल कक्ष। तो लिखो गुणात्मक शिक्षा में ये सब काम कौन कर रहा है? आरसीआरटी उदयपुर। गुणात्मक शिक्षा, सीसी नाम आएगा तो बता दूंगा पूरा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। एसआईक्यू ये टोपी पे स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, एबीएल भी आएगा, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, गतिविधि आधारित शिक्षण। इसका क्या बनाना है? कक्षा कक्ष, एबीएल क्लासरूम, एसआईक्यूई और सीसी, ये सब क्या है? गुणात्मक शिक्षा। तीसरे नंबर पर लिखिए विज्ञान मेले का आयोजन। विज्ञान मेला का आयोजन 28 फरवरी को देखिए किया जाएगा, विज्ञान दिवस के दिन। विज्ञान मेले का आयोजन ब्रैकेट में लिखिए ना, 28 फरवरी। कब का है? 28 फरवरी। अब लिखो इसके बाद चलते हैं दूसरे डिपार्टमेंट, क्या नाम है भाई? लिखो जल्दी से, नाम लिखा पड़ा है आपके पास, जल्दी से लिखिए। लिख लिया ना? मैंने लिखा, लिख लिया तो देखिए एजुकेशनल रिसर्च, यहां जो रिसर्च होती है उसको कहा जाता है एआर। एआर क्या है? एक्शन रिसर्च, और एक्शन रिसर्च को हम कहते हैं क्रियात्मक। हिंदी में क्या कहते हैं? क्रियात्मक अनुसंधान का शोध। समझ लीजिए क्या होता है। देखिए हम कोई ना कोई क्रिया करते हैं, क्रिया का क्या है? हमारी शिक्षण करना। अध्यापक या शिक्षा अधिकारियों द्वारा कोई ना कोई गतिविधि की जाती है, एक्टिविटी की जाती है, कोई ना कोई एक्शन किया जाता है। जब हम किसी कार्य को करते हैं तो करने पर हमारे सामने समस्या भी आती है, और हम उस समस्या का तत्काल क्या चाहते हैं? समाधान चाहते हैं, और समाधान यदि हम वैज्ञानिक तरीके से हल निकालें तो वही चीज कहलाती है हमारी एक्शन रिसर्च। ये फंडामेंटल रिसर्च नहीं है, नई नई चीजों का आविष्कार करना, वो तो साइंस में चलती है, जिसे कहते हैं फंडामेंटल रिसर्च, मूलभूत अनुसंधान। और एक्शन क्या होता है? कोई ना कोई कार्य करना, कार्य करने पर समस्या आती है, समस्या आने पर वैज्ञानिक तरीके से क्या करना, वैज्ञानिक का मतलब होता है सिस्टमैटिक, किसी समस्या का हल निकालना तत्काल उसी समय, वो कहलाता है एक्शन रिसर्च। तो देखिए एक्शन रिसर्च में क्या होता है, उदयपुर के अंदर देखिए एक्सपर्ट तैयार किए जाते हैं, हर जिले से 2 टीचर बुलाए जाते हैं, और उनको ट्रेनिंग दी जाती है इस डिपार्टमेंट द्वारा वहां पर कि आपको कैसे एक्शन रिसर्च करवाना है। एक्सपर्ट हो गए, ये जाएंगे अपने जिले में डाइट में, और डाइट में 40 से 50 टीचर को बुलाते हैं जो अनुसंधान में रुचि रखते हैं, और 40 से 50 शिक्षक आते हैं वहां पर, और उनको ये ट्रेनिंग देंगे और उन्हें कहेंगे तुम रिसर्च भी करो। पूरे साल भर होता है एक पीरियड, जिसमें उनसे क्या करवाई जाती है? रिसर्च स्कूल में आने वाली समस्याओं के ऊपर। जैसे 10वीं कक्षा के अंदर बच्चों का मानचित्र में इंटरेस्ट नहीं है, या ट्रिग्नोमेट्री में इंटरेस्ट नहीं है, क्यों? क्या समस्याएं हैं, उनका समाधान क्या हो सकता है, वो कहलाती है हमारी एक्शन रिसर्च। तो देखिए डाइट के लिए जो एक्सपर्ट तैयार करने को कहां से तैयार हो जाएंगे? उदयपुर से, और उदयपुर वाले कहां से तैयार हो जाएंगे? एनसीईआरटी दिल्ली से तैयार हो जाएंगे। चैनल है, तो ये क्या करता है? शैक्षिक अनुसंधान के क्षेत्र में कार्य। दूसरा देखो सर्वे, या हम कहते हैं सर्वेक्षण। अब आप देखिए सर्वे देखिए, यहाँ समय समय पर जब भी सरकार कहती है सर्वे करके देता है, हाल ही में सर्वे हुआ था एनएएस 2017, ये देखिए नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2017 के अंदर देखिए क्या बोल गया है आदत में था। अब देखिए 2017 में जब सर्वे हुआ तो उसमें हमारे राजस्थान की सेकंड रैंक आई थी सर्वे में, क्वालिटी एजुकेशन। उसके बाद देखिए फिर सर्वे एक और हुआ, नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021, और 21 में भी सर्वे हुआ, उसमें हमारी फिर सेकंड रैंक आई। इसका मतलब राजस्थान की क्वालिटी एजुकेशन है। एक में देखिए गलती हो सकती है, बार-बार सर्वे में गलती, पूरे देश में एक ही साथ और एक ही विषय का एग्जाम हुआ था पूरे देश में, और सारा पैसा आया था बाहर से। क्यों? क्योंकि क्वालिटी के ऊपर सर्वे करवा रहे थे। किस देश में क्वालिटी नहीं है, जिस देश में क्वालिटी नहीं है वहां यूएनओ क्या करेगा? आर्थिक सहायता प्रदान करेगा। जिस स्टेट में नहीं है, यहाँ रैंक बनी थी इसकी, एक स्कूल वाइज रैंक बनी थी, पहले तो स्टेट की बनेगी, स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट की बनेगी, डिस्ट्रिक्ट के बाद ब्लॉक की बनेगी, ब्लॉक के बाद पंचायत की बनेगी, और पंचायत के बाद स्कूल की बनेगी। ऐसे सर्वे हुआ था, और इसमें एग्जाम दिया गया था बच्चों से। फिर उसके बाद जब बच्चों की क्वालिटी नहीं थी तो लर्निंग आउटकम्स तैयार किए गए इसके बेस पर, सीखने के प्रतिफल कि बच्चे ने क्या सीखा। तो ये देखिए सर्वे का काम भी किसका है? इसी डिपार्टमेंट का है। फिर आता है हमारी शिक्षा नीति पर। शिक्षा नीति के ऊपर देखिए काम कर रहा है हमारा आरसीईआरटी, हाल ही में इन्होंने एक सेंटर खोला है और जिसका नाम है एसयूएएएफ, बहुत ही महत्वपूर्ण सेंटर खोला है। ये एक्रेडिटेशन है, एक्रेडिटेशन को हम कहते हैं प्रत्यायन, और प्रत्यायन का मतलब होता है इसके द्वारा देखिए जो मान्यता तय किए गए हैं वो इंस्टीट्यूट उन मानकों पर खरी उतरती है या नहीं, और मान्यता करने वाली इंस्टीट्यूट और खोली जाएगी एसएसए अथॉरिटी। क्या है ये? ये एक हायर अथॉरिटी होगी यहाँ पर जो पूरे स्कूलों के मान्यता करेगी, एक स्कूल को ग्रेडिंग करेगा, ये वाला एसयूएएएफ। क्या है ये? स्टेट क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क तैयार हुआ है, आने वाले समय में आसानी होगा स्कूलों में काम करना, और इसमें जवाब देगा सुनिश्चित होगी अगर किसी व्यक्ति ने क्वालिटी नहीं दी तो उसी के खिलाफ देखिए कार्रवाई की जाएगी। आपने देखा डॉक्टरों के जो ऑफिस होते हैं उनके पीछे लगा देते हैं सर्टिफिकेट, वो एक्रेडिटेशन का होता है उनके पास, ये मानक मापन हमारा हॉस्पिटल पूरा करता है, तभी वो एक्रेडिटेशन विभाग को क्या देता है? मान्यता देता है। ऐसे हर स्कूल में होगी ये चीज। आप लोगों से पूछा जा सकता है नई शिक्षा नीति में आया ये शब्द, और इसकी स्थापना हमारी कहां हुई है? उदयपुर में। तो आप लोगों से पूरा नाम भी पूछ लेता है, क्या है? स्टेट क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क। ये सारी चीजें हम लिखवा देता हूं उसके अंदर, आप लिखते चलिए। हां जी, शिक्षा के तो मानक निर्धारित करेगा ये। अब तक तो किसी की जिम्मेदारी नहीं, बच्चे फेल हो गए 10वीं में जिम्मेदारी नहीं। आईटी तो 8वीं तक की है भाई, 9वीं में कहां आईटी है? 9 से 12 तक आईटी लागू नहीं होता है, वो तो केवल 8वीं तक है। 9वीं के ऊपर आईटी का कोई लेना देना नहीं है। जब आईटी पढ़ाऊंगा वो भी समझ में आ जाएगा एक एक धारा कैसे कैसे काम होता है उसमें। अभी बहुत सारी चीजें सीखनी है आपको, तो नाम मात्र की छोटी मोटी चीजें बताता हूं, कहीं एग्जाम में आ जाए तो। लेकिन यहां बहुत बड़े काम होते हैं, इसके ऊपर लेवल पे देखिए तो लिखो आप, टेस्ट करके लिखो पहले नंबर पर इसमें राज्य स्तर पर क्रियात्मक अनुसंधान कराना, राज्य स्तर पर क्रियात्मक अनुसंधान कराना, एक्शन रिसर्च कराना पहला। उसके बाद देखिए दूसरे नंबर लिखिए राज्य स्तर पर सर्वे कराना, जैसे एनएएस 2017 और 21, नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2017 और 21। देखिए अगला बिंदु लिखो इसके अंदर एसयूएएएफ, नई शिक्षा नीति में है, पूरा नाम लिख लेता हूं मैं, लिख लीजिए स्टेट क्वालिटी असेसमेंट
राज्य गुणात्मक आकलन एवं प्रत्यायन रूपरेखा, हिंदी में नाम होगा इसका राज्य गुणवत्ता आकलन एवं प्रत्यायन रूपरेखा। अलग से ऑथोरिटी बनेगी, सजा देने वाली इंस्टीट्यूट बन रही है टीचर्स को जो काम नहीं करेगा उनके लिए। आगे आने वाले समय में इंक्रीमेंट भी ऐसे मिलेंगे, जिसका 100% रहेगा उसको इंक्रीमेंट, जिसका अच्छे नहीं है बच्चों को क्वालिटी नहीं, उसको कुछ नहीं मिलेगा, जैसा वैसा रहेगा। अब ऐसे प्रमोट हो जाएगा। आने वाले समय प्राइवेट सेक्टर में नहीं होता है, ये 2 व्यक्ति साथ काम करते हैं, तो मैनेजर बन जाते हैं, बैठा जाता है, जो काम करेगा वो आगे बढ़ेगा, काम नहीं करेगा वो नहीं बढ़ेगा। बहुत कुछ बदलाव होगा इन चीजों से। लिख लिया ये। उसके बाद देखिए एक इसका महत्वपूर्ण काम और है एग्जाम की दृष्टि से, एनएमएमएस परीक्षा का आयोजन करना, ये लिखो। इसके बाद इसका एक और इंपॉर्टेंट काम अगले नंबर पर इसी में लिखो, लिखा हूं मैं, एनएमएमएस परीक्षा का आयोजन करना, आयोजन करना। अब बात करते हैं एनएमएस क्या है, कौन सी परीक्षा होती है इसकी। सबसे पहले काम लिखिए पूरा नाम, नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप। इसका मतलब यह है कोई नेशनल लेवल का एग्जाम है स्कॉलरशिप का, जो पूरा नाम। प्रारंभ होता है 2008, प्रारंभ 2008। संचालन कौन करता है इसको, संचालन की जिम्मेदारी दे रखी है स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, साक्षरता विभाग भारत सरकार, दिल्ली में है भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय के अधीन एक विभाग है ये इसका संचालन करता है। कौन बच्चा इसका पात्र होगा, उसके बाद लिखिए पात्रता, पात्रता लिखिए। राजकीय स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूल, राजकीय स्कूलों में कक्षा 8वीं अध्ययनरत, गवर्नमेंट स्कूल में कौन सी क्लास में पढ़ रहा हो, 8वीं यानी 7वीं पास, जिसके माता पिता की आय 3.5 लाख रुपए से कम हो, माता पिता की वार्षिक आय लाख रुपए से कम हो, लाख रुपए से कम हो। लाभ क्या मिलेगा, कक्षा 9 से 12 पढ़ने पर, करने पर प्रति वर्ष 12,000 रुपए दे होंगे उसको, 48,000 रुपए मिलेंगे। 10वीं में 60% से कम अंक आ गए तो नहीं मिलेंगे आगे कैसे, 60% 60 10वीं में जरूरी है, पहले लिखिए, अब जोड़िए नहीं, वो नीचे लिखा दूंगा मैं इसमें। लाभ क्या मिलेगा, कक्षा 9 से 12 तक अध्ययन करने पर प्रति वर्ष 12,000 रुपए, 12 चौक 48,000 रुपए मिलेंगे उसको 4 साल के। ये है छात्रवृत्ति। देखिए होना चाहिए गवर्नमेंट स्कूल का विद्यार्थी, और 8वीं में कहां पढ़ना चाहिए, गवर्नमेंट स्कूल में अध्ययनरत हो। नीचे नोट लगा के लिख लो। कक्षा 10वीं में 60% अंक जरूरी, कितने कंपलसरी अंक हो गए, 60% अंक जरूरी यानी कंपलसरी। कौन से विभाग पे चले अब, तीसरे का नाम क्या है, तीसरा विभाग कौन सा है, तीसरा विभाग उधर सारी के शिक्षक शिक्षा विभाग। नंबरिंग गलत कर मैंने बोल के लिखा था नंबरिंग, तो एक जगह है, फिर बाद में 3 के बाद 2 एक जगह आएंगे, हेडिंग डालिए शिक्षक शिक्षा विभाग या प्रभाग। और कल बात कर लेते हैं इसमें, टाइम हो गया आप लोगों का।